हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो आम और खास आदमी मेरे पास मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं, मैं ऐसे लगभग वैसे तो सभी कमेंटों का मैं जवाब दे देता हूं रिटर्न में, पर मैं ऐसे कमेंट के ऊपर वीडियो बनाता हूं जो कि लाखों आदमियों के साथ जुड़े हुए हैं। जो कोई आम क्वेश्चन आता है, मैं उसको रिटर्न में तभी तुरंत जल्दी करके उसका जवाब दे देता हूं। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको इजीली दे दूंगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं उसको समझा देता हूं। बैंकिंग की भाषा अलग होती है, या आपको और भी किसी टॉपिक पे एडवाइस चाहिए तो मैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे सकता हूं। सबसे पहले है जी, श्रीमान जी नमस्कार, आप बहुत अच्छी सलाह देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा एक सवाल है कि मैंने SBI क्रेडिट कार्ड का बिल देना था, दे नहीं सका तो बैंक ने 24 महीने का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एक्टिवेट कर दिया और मेरे सिबिल में भी रिपोर्ट कर दी। 2 EMI की, तो क्या मैं ये सही है? रिस्ट्रक्चरिंग के नुकसान क्या क्या हैं, ये भी बताने की कृपा करें। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपने SBI का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था, आपसे उसकी पेमेंट नहीं की गई, आपने ये नहीं बताया मुझे कि आपका कितनी उसकी वैल्यू थी, कितनी लिमिट उसकी कितनी थी SBI के कार्ड की, और कितने % आपने उसको यूज कर दिया। मुझे लगता है कि आपने शायद 90% से भी ज्यादा उसको यूज कर दिया होगा। अगर आपको अपना सिबिल खराब नहीं करना है, सिबिल अच्छा रखना है, तो वैसे तो मेरी सलाह यह है कि आपको क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में नहीं लेना चाहिए। ले रखा हो तो किसी तरह से उनके पैसे वापसी कर देने चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में सिर्फ कहने की बात है कि इसमें ब्याज नहीं लगता। इसमें तो ब्याज भाई साहब 60% तक ब्याज लेते हैं, हर महीने 5%। बस उसको मिनिमम अमाउंट रख देते हैं, उसका नाम मिनिमम अमाउंट। कभी आपके मेन अकाउंट में से घटाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च दिए तो वो आपको 4800 कुछ रुपए मांगेंगे। अगर 1 लाख भी 96,000 भी खर्च दिया और 1 लाख खर्च दिया तो वो 5,000 रुपए मांगेंगे। उसमें लिखा आएगा मिनिमम अमाउंट। अब सवाल ये, आपने मिनिमम अमाउंट अगर आपके पास लाख नहीं है, 5,000 रुपए भर भी दिए, तो वो क्या 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए घटा देंगे? नहीं, वो तो मिनिमम अमाउंट उनका ब्याज प्लस GST या और कोई टैक्स होगा बैंक का, वो ये लगा के हमारे से ले लेते हैं। तो 60% ब्याज यार, 6 रुपए 35 पैसे पे होम लोन का ब्याज मिल रहा है साल का, और ये 60% ब्याज ले रहे हैं। ये कहां फ्री पैसे दे रहे हैं, तो लोगों का खून चूस रहे हैं, चाहे इसमें कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला हो। तो आपको समझदारी ये करनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से अपना पीछा छुड़वाना चाहिए। अब आप देखते होंगे कैशबैक मिलेगा, अरे कुछ नहीं कैशबैक है यार, कैशबैक फ्री में भी कोई कैशबैक देख रहेगा। वो कह रहा है 10% कैशबैक है, 1 लाख की चीज ले लो 10,000 रुपए कैशबैक मिल जाएंगे। इनको यार वैसे ही दे देने 1,000 रुपए कैशबैक है। ओ भाई साहब, कान को इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, वो पैसा आपके ही जेब में से निकलना है। तो मेरी सलाह है, आपको क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए। आपने ले लिया, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि बैंक ने 2 महीने की किस्त आपने नहीं दी तो आपका सिबिल खराब कर दिया। अरे भाई साहब, सिबिल तो इन्होंने खराब करना ही करना है, ये तो इन पर ब्रह्मास्त्र है, इसको तो ये यूज करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले इसको सिबिल को ये खराब करते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड है सबसे ज्यादा सिबिल को इंपैक्ट करता है। आपने इनकी रेगुलर भी पे कर रहे हैं, अगर आप 30% से ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं तो भी वो आपके सिबिल को इंपैक्ट करता है। अगर आप हर महीने 70-80% उसको यूज कर देते हैं जितनी लिमिट है, और वो पे भी कर देते हैं, फिर भी आपको उसको इंपैक्ट करता ही करता है। और आपने तो EMI बनाने के बाद उसको बाउंस करवा दी, 2 होगी, तो आपका तो सिबिल इन्होंने खराब करना ही करना था। अब इन्होंने आपको 24 महीने का रिस्ट्रक्चर कर दिया उसको, तो ये तो बहुत बढ़िया होगा। दुनिया तो रिस्ट्रक्चर मांग रही है, उनको मिल भी नहीं रहा, बहुत से बैंक दे भी नहीं रहे, आपको रिस्ट्रक्चर मिल गया
तो आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। अब इसके माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट इसका सिर्फ एक मुझे जो समझ में आता है रिस्ट्रक्चर का, कि आपको अब ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से आपकी किस्त कम होगी, ब्याज 10 रुपये ज्यादा ले भी लेंगे तो राम राम से इनसे इनको तार के और इनसे हाथ जोड़ लीजिए। फ्यूचर में जिंदगी में अपने पोतों को भी ये कह के जाना कि भाई क्रेडिट कार्ड ना लियो, अगर जिंदगी अपनी सही वेल्थ सही रखनी है तो हेल्थ तो इससे सही नहीं रहती। अगर अपनी जिंदगी बचानी है, फाइनेंशियल डेथ नहीं करनी, तो कभी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड ना लेना किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी कंपनी का। थैंक यू सर। निखिल कहा जी, सर यू आर पेटेंशन एंड हैव ए प्योर हार्ट, ब्लेसिंग, 1000 ऑफ ब्लेसिंग। थैंक यू जी। यह जी दर्पण अग्रवाल, सर जैसा कि आपने वीडियो में बताया कि बैंक वाले एनपीए होने के बाद ही चेक लगाते हैं, बट इन्होंने एनपीए डिक्लेयर होने से पहले ही चेक लगा दिया जो बाउंस हो गया है, वो भी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। प्लीज हेल्प करें, क्या करूं? अब मुझ पर केस फाइल तो नहीं कर देंगे ये? इन्होंने कोर्ट का के एनपीए डिक्लेरेशन करने से पहले ही चेक लगा दिया सिक्योरिटी वाला 3 EMI को क्लब करके, विच इज बाउंसिड। प्लीज हेल्प, आई डोंट हैव मनी टू पे, व्हाट आई डू? आई लॉस्ट माई जॉब ड्यू टू पेंडेमिक। कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी 3 EMI बाउंस हुई हैं और उन्होंने वो चेक लगा दिया। भाई साहब, सबसे पहला तो चेक तो जो आपने ईसीएस लगा रखा है ना, जो नैच लगा रखा है, वो भी एक किस्म का चेक ही है, वो इलेक्ट्रॉनिक चेक है। हाँ, इन्होंने आपका सिक्योरिटी वाला चेक भी अगर लगा दिया, अगर आपकी फरवरी 1 मार्च 2020 से पहले ही अगर आपकी किस्तें बाउंस हुई हैं तो आपके ऊपर ये केस आज भी कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ ये केस करेंगे। और अगर इन्होंने आपकी हुई सिर्फ 3 है और इन्होंने चेक बाउंस करवा दिया है, तो अभी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनपीए पे रोक लगी हुई है तो ये आपके ऊपर कोई केस दायर नहीं कर सकते। आप ज्यादा पैनिक ना होइए, ये कोई कत्ल का केस रजिस्टर नहीं होएगा आपके ऊपर, ये एक नॉर्मल केस है आपके ऊपर। अगर एनपीए आपका पहले ही हो गया, अगर आपने 1 मार्च 2020 से पहले ही नहीं दी, तो ये आपके ऊपर 100% केस करेंगे, या तो सेटलमेंट के ऑप्शन पे आएंगे, पहले नहीं दिए तो ये केस करेंगे। दूसरा, अगर आपका इन्होंने बाउंस करवा दिया है और जैसे ही एनपीए से रोक कटेगी तो ये आपके ऊपर केस करेंगे। उस केस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जमानत करवानी पड़ेगी। अगर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस का अगर आपके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड करते हैं तो, क्योंकि ये क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। उसके बाद आप कोई छोटा वकील कर लीजिए, 2-3-4 हजार रुपए में वो इजिली हो जाएगा, जो आपका सारा केस लड़ देगा। उसके बाद आप तारीख पे जाते रहिए, 4-5 साल लग जाते हैं भाई साहब केस का डिसीजन आने में। अगर आप छोटे किसी शहर में रहते हैं और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेरे देखने में आया 8-8 साल तक भी इनका फाइनल डिसीजन कोर्ट का नहीं आता। तो उस ड्यूरेशन में, अब सदा तो कोरोना काल नहीं रहेगा, जो भी आप काम धंधा जॉब करते हैं आपका वो चल जाएगा। तो ये बीच में भी आप कभी भी इनसे साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज इस केस में हमेशा अलाउड है। तो ये आपके साथ सेटलमेंट कर लेंगे तो आप ज्यादा मानसिक परेशानी ना लीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड करेंगे और आपको जेल हो जाएगी। वो तो ये जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये बेफालतू की बकवास करते हैं। इनकी आदत है लोगों को डराने की, धमकाने की, रास करने की, इसी का इनको पैसे मिलते हैं। 99% ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट ऐसे ही काम करते हैं। मुझे लगता है शायद इनको ट्रेनिंग इसी चीज की दी जाती है, क्योंकि सारे देश में इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप ज्यादा पैनिक ना होइए। जूनपुरम, सर 15 मंथ से पेमेंट नहीं किया है पर्सनल लोन का, लीगल नोटिस आ गए हैं 3 घर पर, तो क्या होगा आगे?
मतलब आपने 15 महीने से इनकी पर्सनल लोन की रीपेमेंट नहीं की और इनके 3 लीगल नोटिस आ गए। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी कल फिल्म बना चुका हूं कि ज्यादातर ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी 3 लीगल नोटिस भेजते हैं। अब ये आपके केस को, क्योंकि आपका तो 15 महीने से बाउंस होया हुआ है, आपने कोई ईएमआई पे नहीं की, आप मुझे लिख रहे हैं, तो ये आपके खिलाफ 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर आपने चेक दे रखा है तो ये उसके तहत केस करेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ दीवानी मुकदमा कोर्ट में दायर करेंगे। आप उसको लड़ लीजिए, इसलिए उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर आपने चेक नहीं दिया तो वो बड़ा लंबा चलता है, बाद में वो 4-5 साल में सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, इनको 10 रुपये देकर सेटल कर लेना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके दे दीजिए, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ तो जरूर करेंगे, आपका सिविल इन्होंने खराब कर दिया होगा और फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। मेरी सलाह ये, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनको दे दीजिए, नहीं है तो ज्यादा पैनिक ना होइए, अपना एक वकील कीजिए, छोटा वकील कर लीजिए। इसमें कोई सारे देश का सबसे बड़ा वकील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून में नियम अनुसार कार्रवाई होती है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, 138 नेगोशिएबल एक्ट क्या कहता है, वो आप मेरी वेब प्रोफाइल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।